हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग सही होंगे। तो ये कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, सास बहू की कहानी। ये कहानी हर एक सास हर एक बहू को सुनना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। अपने प्रति माँ जी को इतना चिंतित देख रूबी हैरान थी। बड़बोली माँ जी के अंदर उसकी इतनी फिक्र है और उसके प्रति इतना प्रेम है, आज तक कहाँ समझ पाई थी वह तो माँ जी के बोलने और टोकने पर ही सदा खींचती रही। सास की कर्कश आवाज़ कानों में पड़ी तो रूबी ने कसमसाकर अंगड़ाई ली। अधखुली आंखों से देखा, आसमान पर अभी लाली छाई हुई है, सूरज अभी निकला नहीं है। पर माँ जी का सूरज अभी से सिर पर चढ़ आया है। न उन्हें खुद नींद आती है और न किसी और को सोने देती है। एक गहरी खींच सी उभर आई उसके चेहरे पर। परसों उसकी नींद जल्दी टूट गई थी। लेटे लेटे कमर दर्द कर रही थी। वह उठ गई और अपने लिए चाय बनाने लगी। खटर पटर सुनकर माँ जी की नींद टूट गई। बोल पड़ी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई बहू? कौन सा लंबा चौड़ा परिवार है जिसके लिए तुम्हें खटना पड़ेगा? गुस्से से रूबी का तन बदन सुलग उठा था। आखिर यह चाहती क्या है? जल्दी उठो तो मुश्किल, देर से उठो तो मुश्किल। बोलने का बहाना भर चाहिए इन्हें। अभी तो उसे यहाँ आए मुश्किल से 2 माह हुए हैं, पर ऐसा लगता था कि मानो 2 युग ही गुजर गए हैं। अभी राकेश को वापस आने में पूरे 4 माह और हैं। कैसे कटेगा इतना लंबा समय? शुरू से ही संयुक्त परिवार के प्रति एक खास तरह की अरुचि सी थी उसके अंदर। माता पिता ने भी उसके लिए वर देखते समय इस बात का खास ख्याल रखा था कि लड़का चाहे 19 हो, पर वह माँ बाप से दूर नौकरी करता हो, उसे सास नंदों के संग न रहना पड़े। आखिर काफ़ी खोजबीन के बाद उन्हें इच्छा अनुसार राकेश का घर मिला था। राकेश का परिवार भी छोटा सा था, माँ बाप और छोटी बहन। वह घर से अलग दूसरे शहर में एक कॉलेज में अध्यापक था। सौम्य और सुदर्शन व्यक्तित्व वाले राकेश को सबसे पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। शादी के बाद रूबी 8-10 दिन ससुराल में रही थी। इन चंद दिनों में ही सबका थोड़ा बहुत स्वभाव उसके आगे उजागर हो गया था। बाबूजी गंभीर स्वभाव के अंतर्मुखी व्यक्ति थे, ज़्यादा बोलते या बतियाते नहीं थे, पर उनकी कसर माँ जी पूरी कर देती थी। माँ जी जरा तेज तर्राक थी, सारा दिन बकझक करना उनकी आदत थी। ननद गीता एक प्यारी सी हंसमुख लड़की थी, उसकी हम उम्र थी। माँ जी हर बात में नुक्ताचीनी करके बोलने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती थी, पर उनकी इस आदत पर ना कोई ध्यान देता था और ना उनकी बातों को गंभीर से लेता था। बाबूजी निरपेक्ष से बस हाँ हूँ करते रहते थे। 10 दिन बाद ही राकेश नौकरी पर वापस गया तो वह भी साथ चली गई थी। राकेश को कॉलेज के पास मकान मिला हुआ था। रूबी ने घुसड़ हाथों से जल्दी ही अपनी गृहस्थी जमा ली। राकेश भी अपने पिता की ही तरह धीर गंभीर था। रूबी कई बार सोचती कि एक ही परिवार में कैसा विरोधाभास है, कोई इतना बोलने वाला है और कोई इस कदर अंतर्मुखी। अभी उसकी शादी को 4 माह ही हुए थे कि राकेश को विश्वविद्यालय की ओर से 6 माह के प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजने का प्रस्ताव हुआ। रूबी भी बहुत खुश थी। राकेश उसे बाहों में समेट कर बोला था, रूबी तुम्हारे कदम बड़े अच्छे पड़े, बड़े दिनों
का अटका हुआ काम हो गया। 6 माह तुम माँ की और बाबूजी के पास रह लेना, उनका भी बहू का चाव पूरा हो जाएगा। रूबी जैसे आसमान से गिरी। इस ओर तो उसने ध्यान ही नहीं दिया था। अचानक से उसकी आंखें भर आई और वह बोली, नहीं, मैं तुम्हारे बिना वहाँ अकेली नहीं रह सकती, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं नहीं रूबी, यह संभव नहीं है। मैं फेलोशिप पर जा रहा हूँ, वहाँ हॉस्टल में रहकर कुछ शोध कार्य करना है। तुम वहाँ कहाँ रहोगी? 6 माह का समय होता ही कितना है, पलक झपकते समय निकल जाएगा। फिर तो सब कुछ आनन फानन में हो गया। 1 माह के अंदर ही राकेश जर्मनी चला गया। उसे माँ जी और बाबूजी के पास छोड़ते समय वह बोला, रूबी, माँ की ज़रा ज़्यादा बोलने की आदत है, वैसे दिल की वह साफ़ है, उनकी बातों को दिल पर मत लेना। तुम्हें पता ही है कि वह सारा दिन बोलती रहती है, तुम बस हाँ हूँ ही करती रहना। राकेश की यह बात उसने गांठ बांध ली थी। माँ जी कुछ भी कहती, वह अपना मुंह बंद रखती। माँ जी की बातों को कड़वे घूंट की तरह गटक जाती, पर उनकी छोटी छोटी बातों पर हिदायतें देना और टोकना उसे सख्त नागवार गुजरता। गीता ना होती तो उसका समय बिताना और मुश्किल हो जाता। वही तो थी जिसके साथ हंसकर वह बोल बतिया लेती थी। वही उसे खींचकर कभी फिल्म दिखाने ले जाती तो कभी खरीदारी के लिए। दीवार घड़ी के टन टन करके 6 बजाए तो वह चौंक पड़ी। अभी माँ जी के बोलने का एक और विषय मिल जाएगा। वह न जाने किन सोचों में डूब गई। जल्दी से उठी और दैनिक कृत्यों से नेतृत्व होकर रसोई में जाकर आटा गूंथने लगी। बाबूजी और गीता दोनों 8 बजे घर से निकल जाते थे। तभी गीता आकर जल्दी मचाने लगी, भाभी जल्दी नाश्ता दो, आज मेरा पहला घंटा है। रूबी के कुछ बोलने से पहले ही माँ जी बोल पड़ी, ज़रा जल्दी उठ जाया करो। बहू, मैं तो गठिया के मारे उठ नहीं पाती हूँ, अब सबको देर हो जाएगी। हम तो सास के उठने से पहले ही मुंह अंधेरे सारा काम कर लेते थे। क्या मजाल जो सास को किसी बात पर बोलने का मौका मिले। हो गया तुम्हारा भाषण शुरू? बाबूजी गुस्से से बोले। अभी सिर्फ 7 बजे हैं और गीता को जाने में पूरा 1 घंटा बाकी है, तुम चुप रहो जी। माँ जी बोली, पहले बेटी को सिर चढ़ाया, अब बहू को माथे पर बिठा लो। रूबी चुपचाप पराठे सेकती रही। गीता बोली, कभी माँ मौन व्रत रखे तो मज़ा ही आ जाए। रूबी के होंठों पर मुस्कान आ गई। गीता पर भी माँ जी सारा दिन बरसती ही रहती थी। कॉलेज से आने में ज़रा देर हो जाए तो माँ जी आसमान सिर पर उठा लेती थी, प्रश्नों के बौछार सी कर देती। देर क्यों हो गई घर पर, पहले बताया क्यों नहीं था आदि। गीता झल्ला कर कहती, बस भी करो माँ, ज़रा सी देर क्या हो गई, तूफ़ान मचा दिया। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो खो जाऊँगी। आजकल अतिरिक्त कक्षाएं लग रही है, इससे देर हो जाती है। तुम्हें तो बोलने का बहाना भर चाहिए। बेटी के बरसने पर माँ जी थोड़ी नरम पड़ जाती, फिर धीमे स्वर में बड़बड़ाने लगती, गीता तो बेटी है, माँ जी से तुर्की बस तुर्की सवाल जवाब कर लेती है, पर वह तो बहू है, उसे अपने होंठ सी कर रखने पड़ते हैं। बिना बोले यह हाल है। जो कहीं वह भी गीता की तरह मुंह तोड़ जवाब देने लगे तो शायद माँ जी कयामत ही बरपा कर दे।
माँ जी और बाबूजी का दिल रखने के लिए ही तो वह यहाँ रह रही है, वरना क्या इतने दिन वह अपने मायके में नहीं रह सकती थी। बाबूजी और गीता चले गए। वह भी रसोई का काम निपटा कर नहा धोकर आराम कर रही थी। पड़ोस से कुंती की माँ आई और हुई थी। वह चाय बनाने लगी। बाहर मरई के टोकरे में बर्तन धोकर रखे थे। कांच का गिलास निकालने लगी तो जाने कैसे गिलास हाथ से छूटकर टूट गया। माँ जी बोल पड़ी, बहू ध्यान से बर्तन उठाया करो, महंगाई का ज़माना है, इतने पैसे नहीं हैं जो रोज़ रोज़ गिलास खरीद सके। जब अपनी गृहस्थी जमाओगी तब पता चलेगा। बाहर वालों के सामने भी माँ जी चुप नहीं रह सकती। रूबी के आँखों में क्रोध और क्षोभ की आंसू आ गए। चाय के देकर वह अपने कमरे में आकर लेट गई। उसने कभी अपने माँ बाप की नहीं सुनी और यहाँ दिन भर माँ जी की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती है। रात खाते समय रूबी ने देखा कि दही अभी ठीक से जमा नहीं है। माँ जी का बोलना फिर शुरू हो गया, तुमने बहुत ठंडे या बहुत गर्म दूध में खट्टा डाल दिया होगा, तभी तो नहीं जमा दही। अगर ध्यान से जमाती तो क्या अब तक दही न जम जाता। राकेश को तो दही बहुत पसंद है, पता नहीं तुम वहाँ भी दही ठीक से जमा पाती होगी या नहीं। बाबूजी बोल पड़े, ओहो, अब चुप भी रहोगी या बोलती ही जाओगी। तरी वाली सब्जी है, दही बिना कौन सा पहाड़ टूट रहा है। तुम्हें खाना हो तो हलवाई से ले आता हूँ। बहू पर बेकार में क्यों नाराज़ हो रही हो। माँ जी खिसिया कर बोली, लो और सुनो। बाप और बेटी पहले ही एक और थे, अब बहू को और शामिल कर लो अपने गुट में। रूबी शर्म से गड़ी जा रही थी। माँ जी के तो मुंह में जो आया बोलने लगती है, किसी का लिहाज नहीं। खाना खाकर वह कमरे में आई तो उसके मन में क्रोध भरा था। अब वह यहाँ हरगिज़ नहीं रह सकती। 2 माह जैसे तैसे काट लिए हैं, पर अब और नहीं रहा जाता। उसकी सहन शक्ति अब ख़त्म हो गई है। हर बात में टोका टोकी, भाषणबाजी, आखिर कहाँ तक सुन सकती है वह। कभी कपड़ों में नील कम है तो कभी बैंगन ठीक से नहीं भुने हैं, कभी चाय में पत्ती ज़्यादा है तो कभी सब्जी में नमक कम। बिना वजह छोटी छोटी बातों में लंबा चौड़ा भाषण झाड़ देती है। बर्दाश्त की भी हद होती है। अब वह यहाँ नहीं रहेगी। वह उठकर भैया को खत लिखने लगी। मायके में जाकर राकेश को भी पत्र डाल देगी कि भैया लेने आए थे, सो उनके साथ जाना पड़ा उसे। सुबह माँ जी की आवाज़ कानों में पड़ी, उठो बहू, सुबह हो गई है। वह उठने लगी तो उसे अचानक चक्कर सा आ गया। उसने उठने की कोशिश की तो कमजोरी के कारण उठा न गया। हल्की झुरझुरी सी चढ़ रही थी, सारा बदन टूट रहा था। वह फिर लेट गई और बोली, माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तबीयत को? यह कहती माँ जी उसके कमरे में आ गई। माथे पर हाथ रखा तो वह चौंक गई। उनके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, अरे तुम्हारा माथा तो भट्ठी सा तप रहा है बहू। फिर वहीं से वह चिल्लाई, सुनो जी ज़रा जल्दी इधर आओ। अब क्या आफत है? बाबूजी भुनभुनाते हुए कमरे में आ गए। बहू को तेज बुखार है, जल्दी से ज़रा डॉक्टर को बुला लाओ। बाबूजी तुरंत कपड़े पहनकर डॉक्टर को लेने चले गए। माँ जी रूबी के सिरहाने बैठकर उसका माथा दबाने लगी। ठंडे ठंडे हाथों में हल्का हल्का दबाव रूबी को बड़ा भला लग रहा था। कुछ ही देर में बाबूजी डॉक्टर को लेकर आ गए। डॉक्टर रूबी की अच्छी तरह जांच करके बोले, दवाएं मैंने लिख दी है। इस हालत में अधिक तेज कैप्सूल तो दिए नहीं जा सकते।
किस हालत में? माँ जी पूछ बैठी। यह गर्भवती है, डॉक्टर बोला। बुखार ठंड से चढ़ा है। तुलसी अदरक की चाय भी पिलाती रहे, 2-1 दिन में बुखार उतर जाएगा। माँ जी के आगे एक नया रहस्य खुला। रूबी ने तो इस बारे में उन्हें बताया ही नहीं था। वह बड़बड़ाने लगी, अजीब लड़की है यह। अरे मैं सास ही सही, पर सास भी माँ होती है। मैं तो इससे सारा काम कराती रही और इसने कभी बताया तक नहीं कि कुछ खास खाने का मन कर रहा है। ये आजकल की बहुएं भी बस घुन्नी होती है। एक हमारा ज़माना था, हमें बाद में पता चलता था और सास को पहले से ही खबर हो जाती थी। अब बताओ, मैंने तो कभी इससे यह भी नहीं पूछा था कि क्या खाने की इच्छा है, तो अब पूछ लेना। काफ़ी वक्त पड़ा है, इस समय बहू को सोने दो, बाबूजी बोले और कमरे से बाहर चले गए। रात माँ जी अपने खाट रूबी के कमरे में ही ले आई। रसोई का काम गीता को सौंप दिया था, इसीलिए अब माँ जी का आक्रोश उस पर बरसता। इतनी बड़ी हो गई है पर खाना बनाने की अकल नहीं आई। गोभी में पानी तैर रहा है और दाल इतनी गाढ़ी है कि गुठलियाँ बन गई है। 10 बार कहा है कि ज़रा अपनी भाभी के साथ हाथ बटाया करो, कुछ सीख जाओगी, पर ओहो माँ, शुरू हो गई तुम। एक तो खाना बनाओ, ऊपर से तुम्हारा भाषण सुनो। मुझ पे खाना बनवाना है तो चुपचाप खा लिया करो, वरना खुद करो। माँ जी बड़बड़ाने लगी। इन बच्चों को तो समझाना भी मुश्किल है। माँ जी 2-2 घंटे बाद अदरक सौंफ वाला दूध लेकर रूबी के पास आ जाती, खुद अपने हाथों से उसे दवा देती। रात भर माथा छू छू कर उसका बुखार देखती। अपने प्रति माँ जी को इतना चिंतित देख रूबी हैरान थी। बड़बोली, माँ जी के अंदर उसके लिए इतनी फिक्र है और उसके प्रति इतना प्रेम आज तक कहाँ समझ आई थी। वह तो माँ जी के बोलने और टोकने पर ही सदा खींचती रही। रूबी 4-5 दिन बुखार के चपेट में रही। माँ जी बराबर उसके सिरहाने बनी रही। कई बार रूबी को लगता जैसे कि उसकी माँ ही सिरहाने बैठी है। उसके बुखार उतर गया था, पर माँ जी उसे अभी ज़मीन पर पाँव नहीं रखने देती थी कि कहीं कमज़ोरी से दोबारा बुखार न चढ़ जाए। दोपहर पड़ोस की चाची उसका हाल चाल पूछने आई थी। उसके माथे पर हाथ रख के बोली, माथा तो ठंडा पड़ा है, बुखार तो नहीं है। रूबी ने जवाब दिया, हाँ, अब कल से बुखार नहीं है। बाद में माँ जी को चाची बाहर आंगन में बैठकर बातें करने लगी। चाची बोली, आजकल की बहुएं भी फूल सी नाजुक होती है। हम भी तो इस भरी सर्दी में काम करते हैं, पर हमें तो कभी ताप नहीं चढ़ता। ये तो सब छुई मुई सी है। फिर फुसफुसा कर बोली, अरे बहू को बुखार भी है या यूं ही बहाना किए पड़ी है। आजकल की बहुएं तो तुम जानो ऐसी ही होती है। तभी माँ जी का तीव्र स्वर सुनाई दिया, बस बस रमो, तुम्हारा दिमाग भी कभी कभी सीधी राह पर नहीं चला। तुमने कभी अपनी बहुओं के दुख सुख समझा नहीं। तुम्हें तो सब कुछ बहाना लगता है। यह मत भूलो कि बहुएं भी हाड़ मांस की बनी है। मैंने तो रूबी और गीता में कभी फ़र्क नहीं माना है। तुम भी अगर यह बात समझ लो तो तुम्हारे घर की रोज़ की चकचक ख़त्म हो जाए। रमो चाची खिसियानी सी हो गई। मैंने ज़रा सा क्या बोला, तुमने तो पूरी रामायण बाँच दी। यूँ ही बात से बात निकलती थी तो मैं बोल पड़ी थी। आज तो बोल दिया, आगे से मेरी बहू के बारे में यूँ न बोलना। माँ जी के अंदर अब भी आक्रोश था। रूबी लेटी लेटी हैरानी से माँ जी की बातें सुन रही थी। सचमुच वह माँ जी को जान ही नहीं पाई। राकेश ठीक ही कहते थे, मुँह से माँ जी चाहे बकझक
कर लें, पर मन तो उनका साफ पानी सा निर्मल है। इस बीमारी में उन्होंने उसका जितना ख्याल रखा, उसकी अपनी माँ भी शायद इस तरह ना रख पाए। और फिर माँ जी सिर्फ उसको तो पता नहीं बोलती गीता, और बाबूजी भी माँ जी की टोका टोकी से कहाँ बच पाते हैं। यह तो माँ जी का स्वभाव ही है। वैसे इस उम्र में आकर औरतें अक्सर इस स्वभाव की हो ही जाती है। उसकी माँ भी तो कितनी बोलती है, पर फ़र्क सिर्फ ये है कि वह माँ है और यह सास है। उनका कहा वह इस कान से सुनो और उस कान से निकाल देती थी, और सासू माँ का कहा गांठ बांध कर रख लेती है। अभी तक उसने सिक्के के एक ही पहलू देखा था, दूसरा पहलू तो अब देखने को मिला, जिसमें ममता और प्रेम भरा है। रूबी उठी, मेज़ पर रखे भैया को लिखे खत को उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मायके जाने का विचार उसके मन छोड़ दिया। राकेश के आने तक वह माँ जी के साथ ही रहेगी। माँ जी का दूसरा ममतापूर्ण और करुणामय रूप देखकर अब इस घर से जाने की इच्छा ही नहीं उसे। और इस प्रकार सास के दूसरे रंग का पता चल गया। उनके दो पहलू होते हैं। सास को अपनी माँ समझिए तो दूसरा पहलू आपको अपने आप दिखाई देगा। तो दोस्तों, अगर आपने ये कहानी पूरी देखी, पूरी सुनी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगली कहानी में।